हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से अपने चैनल डॉक्टर बोन में मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो का शीर्षांक है ऑस्टियोपोरोसिस। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत ही कॉमन बीमारी है। एक तरह से हम देखा जाए जैसे कोरोना वायरस को एक पैंडमिक बोला जाता है, वैसे ऑस्टियोपोरोसिस भी एक तरह से पैंडमिक है जो कि दुनिया के हर कोने में और हर देश में ये प्रचलन में है, फैला हुआ है। तो इस वीडियो पे पूरी जानकारी आपको ऑस्टियोपोरोसिस पे दी जाएगी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसका प्रिवेंशन क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली में है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बोन, मतलब जो बोन की एक स्ट्रेंथ है उसका कम हो जाना। इसको हम कैसे समझेंगे कि आप जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर एकदम स्ट्रांग होता है, उस पर अगर आप हथौड़ी भी मारेंगे तो वो ब्रेक इतनी जल्दी नहीं होगा। वहीं अगर एक उबला आलू है या बॉइल्ड पोटैटो है, उस पर आप जैसे ही एक उंगली रखेंगे वो पूरा क्रम्बल हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस का यही मतलब है कि जो कॉम्पैक्टनेस है बोन की, जो रिजिडिटी है बोन की, जो स्ट्रेंथ है बोन की, वो कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डी कोलैप्स कर जाती है। अगर हम इसको इंडिया में देखें तो लगभग 40 इयर्स के ऊपर की वुमेन जो भी हैं उनमें 80% वुमेन में ये कॉमनली देखा जाता है। मेन में अबव 60 इयर्स ऑफ एज में 60% पेशेंट्स में मेन में ये देखा जाता है। तो अब हमें समझना है कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली एक एजिंग कंडीशन है, मतलब जैसे जैसे उम्र दराज होते हैं, गाड़ी पुरानी होती है, वैसे वैसे ये कंडीशन कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स जो कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनमें कई बार यंग एज में या फिर एक कम उम्र में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मासिक का बंद होना या फिर मीनोपॉज जिसको बोलते हैं फीमेल्स में जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे ही मीनोपॉज होता है या मासिक का बंद होता है तो ये मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में बहुत जल्दी देखने को मिलती है आफ्टर मीनोपॉज, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो उनकी कमी हो जाती है बॉडी में। इसके अलावा कई पेशेंट्स जिनको कुछ मेडिसिन एक रेगुलर तौर पे चल रही है, जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, कोई कीमोथेरेपी चला हुआ है, या फिर किसी कंडीशन के कारण जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें लॉन्ग टर्म देना पड़ रहा है एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, उन कंडीशंस में। इसके अलावा जिनको मिर्गी या दौरे आने की दिक्कत है और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लंबे समय चली, क्योंकि वो अक्सर 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में चलती है, उन पेशेंट्स में भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, मतलब एक प्रॉपर डाइट ना ले पाना, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग एक प्रोटीन रिच या कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेते हैं, जिसके कारण भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमें समझना है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, भाई कैसे पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। डेक्सा स्कैन में बेसिकली हम स्कोरिंग करते हैं हमारी बोन्स की, जिसमें हम 2 या फिर 3 हड्डियों का एक डेंसिटी मेजर करते हैं। उसका एवरेज लेकर के हम एक यंग अडल्ट से, एक जवान आदमी से उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारा स्कोर 2.5 -2.5 से कम है तो हम ऑस्टियोपोरोसिस वाली रेंज में आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका स्कोर -3.5 से भी कम है, उनमें फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स का रिस्क हो जाता है। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स का क्या अर्थ है कि आपने जैसे सुना होगा कि घर में, किसी के घर में कोई वृद्ध आदमी था, वो चल रहा था और अचानक से पैर हल्का सा ट्विस्ट हुआ और उनका कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। मतलब बिना किसी चोट के या मामूली सी चोट से अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं, और ये ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये एक रेड फ्लैग सिग्नल है, एक अलार्म है कि अगर हमारा डेक्सा स्कैन का स्कोर बहुत कम आ रहा है तो हमें तुरंत ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, अन्यथा ये फ्रैक्चर में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है।
ट्रीटमेंट प्लान अब हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या रहेगा? तो ट्रीटमेंट प्लान में हमें ये समझना है कि ज़्यादातर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हड्डियों को मजबूत करना है तो हमें कैल्शियम खाना है, उससे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली कैल्शियम खाने से हड्डियाँ मजबूत मतलब खाली अकेले कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत नहीं होती या फिर ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होता। तो हमें समझना है कि कैल्शियम हमें रेगुलर लेना है। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग 500 mg के आसपास एक नॉर्मल एडल्ट में रहती है, और 70 साल से ऊपर अगर कोई है तो 1000 mg तक भी जा सकती है। एक लैक्टेटिंग फीमेल, ऐसी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उनके केस में रिक्वायरमेंट कैल्शियम की कई बार डबल तक भी हो जाती है, 1000 mg तक भी लेना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन डी लगभग हमें 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे मिनिमम लेना चाहिए। और अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस हैं तो कई बार हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इंजेक्टेबल विटामिन डी जिसमें 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक होता है, या फिर वंस इन अ वीक सैशेज देते हैं जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन्स जो है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक हैं बॉडी के, और जो हमारा जो बोन का मिनरल मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से ही वोवन होता है, पूरा प्रोटीन से ही बना होता है। तो प्रोटीन, हाई क्वांटिटी में प्रोटीन डाइट लेना बहुत एसेंशियल है। ये खास करके मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए मैं कह रहा हूँ। जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनका अक्सर मैंने देखा है कि प्रोटीन जो इंटेक रहता है, प्रोटीन कंटेंट जो रहता है डाइट का, वो बहुत कम होता है। तो अच्छा प्रोटीन इंटेक आपको लेना है। इसके अलावा अगर हमारे जो है ऐसी जो फीमेल्स हैं जिनकी मीनोपॉज बहुत जल्दी एज पे हो गया है, 40 इयर्स के आसपास हो गया है, उनमें कई बार हम लोग को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी स्टार्ट करना पड़ता है। आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना है और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रोटेक्टिव हार्मोन्स अगर बहुत यंग एज पे हमारे नहीं होते हैं, या फिर जिनमें हिस्टेरेक्टमी या फिर यूट्रस निकालने का ऑपरेशन एक यंग एज पे हो गया है, उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट किया जाए, अन्यथा इनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हम लोग को एंटी रिसॉर्प्टिव थेरेपी देनी पड़ती है, मतलब ऐसी ट्रीटमेंट जिससे हमारा बोन से कैल्शियम का गलना या निकलना कम हो जाए। इसमें हम लोग ज़ोलिड्रोनिक एसिड और बिसफॉस्फोनेट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाने वाली दवाएं देनी पड़ती है, मतलब ऐसी दवाएं जो हड्डी में कैल्शियम का कंटेंट को बढ़ाएं। तो इस केस में हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देते हैं टेरिपेराटाइड्स का, और इसके अलावा कैल्सिटोनिन नेजल स्प्रेज भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा ट्रीटमेंट में हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं। अब एक जो प्रिवेंशन के पार्ट में हमें किस किस चीज़ पर फोकस करना है। प्रिवेंशन में हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन सब अच्छे कंटेंट में बॉडी में जाए। इसके अलावा हमारी जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादातर समय आराम कर रहे हैं, बोन पे वेट नहीं आ रहा है, तो बोन बहुत ही जल्दी पोरोटिक या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में जाएगी। इसके अलावा हमें अपना ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग कराती रहना है, और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होने के पहले हमें डिटेक्ट करना है। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न आपको ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है तो इस कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं।